आज फिर जो है आगे चैप्टर करते हैं हम हिस्ट्री का अपना। मुगल दरबार के शासकों के अभिवादन के क्या क्या तरीके थे, उनका स्वागत किस किस अलग अलग तरीकों से किया जाता था। तो बेसिकली शताब्दियों पहले हम देखते हैं कि भारत में जो है राजतंत्र का प्रतीक जो है एक छतरी को माना जाता था, जो राजा के जो है एक तरीके जहाँ बैठता था उसके ऊपर लगाई जाती थी। और यही एक चीज़ थी जो ये बताती थी कि शासक की जो कांति है, जो उसका एक तरीके से तेज है, और सूरज के तेज पे जो है क्या अंतर है, उसको पृथक करने वाली मानी जाती थी। आगे कंटिन्यू करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है कि मुगल कालीन जो दस्तावेज हमें मिले हैं, जो इतिहास मिले, चाहे वो अकबरनामा हो जाए, बादशाहनामा हो जाए, उसमें क्लियर है कि दरबार में कौन सा व्यक्ति जो राजा है, शासक है, उसके कितने पास बैठता है। इससे पता चलता है कि बादशाह की नज़र में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी महत्व रखता है। बादशाह के सिंहासन के पास जब एक तरीके से बादशाह अपने सिंहासन के जिसको जितना पास बिठाएगा, वो बादशाह के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। और एक बात और है कि अगर बादशाह एक बार राज दरबार में आ गया है तो कोई भी उसकी परमिशन के बिना जो दरबार है उसको छोड़कर नहीं जा सकता बाहर, किसी को कहीं जाने की अनुमति नहीं होती थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि दरबारी समाज में जो सामाजिक नियंत्रण है उसके लिए व्यवहार पहले से ही डिसाइडेड होते थे। शिष्टाचार कैसा होगा, बोलने का तरीका कैसा होगा, उसको स्वागत कैसे किया जाएगा, राजा का अभिवादन कैसा होगा, और अगर इसका जरा सा भी उल्लंघन होगा तो जिसने उसको तोड़ा है रूल को, उसको तुरंत दंडित किया जाएगा, ताकि आगे आने जो दूसरे लोग हैं उनके लिए एक मिसाल कायम हो सके कि राजा के साथ किसी भी तरीके का एक तरीके से शिष्टाचार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अगला पॉइंट देखते हैं कि दरबारी लोग जो है शासकों का अभिवादन अलग अलग तरीके से करते थे, और वो कौन से तरीके से उसका अभिवादन, उसका स्वागत करते हैं राजा का, इससे उसकी हैसियत का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने वो ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, उसकी हैसियत उतनी ही ज़्यादा मानी जाती थी। ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब, कि अभिवादन के दूसरा तरीका क्या था, कि सिजदा का था। अभिवादन जो है पूरा जमीन पे लेट कर जो है राजा का किया जाता था। इसके साथ साथ शहंशाह ने दो और नए तरीके, शाहजहाँ जो था वो दो और उसने नए अभिवादन के तरीके जो है वो इंट्रोड्यूस कराए थे। पहला है चार तस्लीम। चार तस्लीम में बेसिकली क्या किया जाता था, हाथ को ज़मीन पे रखा जाता था और तलहटी ऊपर की तरफ होती थी, और धीरे धीरे उठाते उठाते उस तलहटी को जो है बेसिकली वो खड़ा होता था व्यक्ति, और इसको जो है सिर के ऊपर रखते हुए ख़त्म होती थी। ऐसी ही चार तस्लीम जो है, इस वर्ड का मतलब बेसिकली सिंपल सा है, आत्मनिवेदन, कि वो राजा से जो है आत्मनिवेदन कर रहा है। और दूसरा तरीका जो शाहजहाँ ने इंट्रोड्यूस किया था उसे जमी बोसी कहा जाता है, मतलब ज़मीन को चूम कर जो है अभिवादन करना, राजा का स्वागत करना। नेक्स्ट है कॉर्निश, जो है एक और जो है अभिवादन का तरीका जो हमें मिलता है इतिहासों में। औपनिवेशिक जो है औपचारिक अभिवादन था, सॉरी, एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ को जो है तलहटी को ललाट पर रख कर, अपने जो माथे पे रख के बेसिकली आगे की तरफ झुकते थे, नीचे आते थे। और ये इस चीज़ का प्रतीक होता था कि कॉर्निश करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने इंद्रिय, मतलब कि जितनी भी उसकी सेंसेस होती है, इंद्रियों से जो है मन को स्थल को हाथ लगाते हुए जो है झुककर विनम्रता दिखा रहा है, शाही दरबार में अपना एक तरीके से शिष्टाचार दिखा रहा है। ठीक है। इसके आगे हम फारसी रिवाजों के मुताबिक जो है किस तरीके से अभिवादन किया जाता था, वो अपने दोनों हाथ जो है छाती के सामने बांध कर जो है अभिवादन करते थे। और मुगल बादशाह अपने दरबार में आए लोगों से ये उम्मीद करता था कि ऊपर जितने भी हमने तरीके अभी बताए हैं उसमें से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल करके जो है, जो भी उसके बाद दरबार में आया है वो उसका स्वागत करे या अभिवादन करे, उसके सामने अपनी एक होता है ना कि रिस्पेक्ट जो है प्रस्तुत करे। इसके साथ हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता था तो उसे बादशाह का अपमान माना जाता था, जिसमें हम एक ब्रिटेन का जो जेम्स फर्स्ट का जो एक दूत आया था, टॉमस रो, भारत में यूरोपीय रिवाज के अनुसार उसने जहांगीर के सामने झुककर अभिवादन तो किया और तुरंत जो है बैठने के लिए कुर्सी मांगी, जिसकी वजह से सब हैरान हो गए कि उन्हें ऐसा लगा कि वो राजा का जो है अपमान कर रहा है। ठीक है। इसके साथ अगला देखते हैं मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म, और विशेषकर जो उत्सव वगैरह होते थे वो राजा के लिए कैसे स्पेशल बनाए जाते थे, कौन कौन सी चीज़ें जो है राजा जो है सेलिब्रेट करते थे। इसमें बादशाह अपने दिन की शुरुआत जो है सबसे पहले किससे करते थे, सूर्योदय। सूर्य जब वो जो आता है, सूर्य स्टार्ट उगता है, तो उसमें वो पहले सबसे पहला काम होता था उसकी व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाएं होती थी मुगल दरबार में, या मुगल जो राजा होते थे बेसिकली नमाज वगैरह पढ़कर शुरू करते थे। इसके बाद वो सब क्या काम करता था, वो जो है दीवाने आम में जाता था, जो कहाँ होता था, पूर्व की ओर जो है मुंह की एक सज्जा होता था, जिस झरोखा एक तरीके से झरोखा टाइप का होता था, हल्के से पर्दे लगे होते थे, तो उसमें जाता था
और वहाँ पे बैठता था, और नीचे जो उसकी पहले से ही इंतजार करने वाली भीड़ है, चाहे वो सैनिक हो जाए, व्यापारी, शिल्पकार, किसान या बीमार लोग हो जाए, जो भी एक तरीके से उसको देखना चाहते हैं या उससे कोई अपनी प्रार्थना कहना चाहते हैं, वो दीवाने आम में आते थे। और ये जो प्रथा थी, ये शुरू की थी अकबर ने जो है झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू की थी, ताकि जो लोग हैं उनका विश्वास है, शाही जो सत्ता है वो बना रहे उसके अंदर, राजा के ऊपर जो है यह विश्वास, जो कि राजा उनके सामने है, उनके पास है, उनके साथ है, ये बना रहे। आगे चलते हैं। झरोखा में 1 घंटा बिताता था बादशाह, और इसके बाद सरकार के जो काम थे या सार्वजनिक जो मुद्दे होते थे उन पे वो बहस करता था, जिसपे दीवाने आम भी कहा जाता था ये जगह। और वहाँ राज्य के अधिकारी जो है अपने जो रिपोर्ट है या निवेदन, जो भी रिक्वेस्ट वगैरह करनी होती थी, वो प्रस्तुत करते थे। इसके बाद 2 घंटे बाद जो है बादशाह कहाँ चला जाता था? दीवाने खास में। दीवाने खास में वो अपने जो है एक तरीके से निजी सभाएं करता था, या दूसरे राज्यों पे जो शासन वगैरह करना, उन पे आक्रमण करना, जो गोपनीय मुद्दे होते थे, सीक्रेट जो चीज़ें होती थी, उन पे जो है विचार विमर्श करते थे। अब दीवाने खास में कौन कौन होता था? राज्य के जो वरिष्ठ मंत्री है वो वहाँ पे होते थे, अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे। कर के अधिकारी जो थे बेसिकली वो अपना हिसाब किताब का ब्यौरा देते थे। अकबर के टाइम पे आई थिंक टोडरमल जो थे वो कर का जो है हिसाब किताब रखते थे। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि बादशाह जो है प्रतिष्ठित जो एक तरीके से बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, जैसे कि तानसेन हो गए, या जो वास्तुकार वगैरह थे, उनके द्वारा जो बनाई गई इमारतें थी, उनका जो खाका होता था, उनका जो एक स्ट्रक्चर होता था कि कैसे कोई इमारत बनाई जाएगी, उसको भी वहीं देखते थे और अप्रूव करते थे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम। उत्सव वगैरह कौन से मनाए जाते थे? तो सिंहासन आरोहण की वर्षगांठ मनाई जाती थी, मतलब कि जब राजा सिंहासन पे बैठा तो उसकी जो एक तरीके से एनिवर्सरी है वो मनाई जाएगी। इसके साथ ईद हो गया, या शबे बारात हो गई, होली जैसे जो बहुत स्पेशल त्यौहार होते थे वो मनाए जाते थे। और इसमें जो है मोमबत्तियाँ या महल की दीवारों पे लटके रंग बिरंगे बंधनवार बहुत ज़्यादा सजाया जाता था एक तरीके से महल को, तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। इसके साथ आगे चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ दिवाली वगैरह पे किया जाता है। आगे चलते हैं। मुगल शासक जो है वर्ष में 3 मुख्य त्यौहार जरूर मनाते थे। एक तो सूर्य और चंद्र वर्ष के अनुसार राजा का जन्मदिन, शासक का जन्मदिन, और इसके साथ जो है वसंत आगमन, जिसे नव वर्ष कहा जाता है फारसी में, वो मनाते थे। और शाही परिवारों के विवाहों का आयोजन भी करते थे, और इन सारी चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। नौरोज। नौरोज शासक के जन्मदिन पर शासक को अलग अलग वस्तुएं जो है 9 दिन तक दी जाती थी, और 9 दिनों तक जो है उसके वजन के बराबर उसको तौला जाता था एक तरीके से, और उसके वजन के बराबर जितने भी सोना चांदी वगैरह होते थे वो सब वस्तुएं जो है गरीबों में दान कर दी जाती थी, बांट दी जाती थी। क्लियर। अब एक उदाहरण हम देखते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत वैसे है नहीं। 1633 में शाहजहाँ का जो पुत्र था दारा शिकोह, उसकी जो शादी हुई थी वो राजकुमार परवेज की पुत्री से हुई थी, जिसका नाम नादिरा था। और इसकी सारी व्यवस्था जो है जहाँ आरा और दिवंगत महारानी मुमताज़ महल की प्रमुख नौकरानी ने की थी। बेसिकली उस समय जो है मुमताज़ महल मर चुकी थी, तो इसीलिए उनकी जो प्रमुख जो मेन दासी थी, जिसका नाम निसाखा नुम था, उन्होंने की थी। शादी के उपहारों के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई थी, और ये व्यवस्था दीवाने आम में की गई थी बेसिकली, ताकि हर पूरी जनता जो देख सके कि नादिरा को जो है दहेज में क्या क्या चीज़ें मिली है। बादशाह तथा हरम की स्त्रियां दोपहर में इसे देखने आई, और शाम के समय अभिजात जो है, जो अमीर वर्ग था, वो भी तोहफों को जो है देखने आया था। दुल्हन की माँ ने इसी तरह उसे विशाल कक्ष में उपहारों को सजाया था। शाहजहां इन्हें देखने के लिए वहाँ आया। हिनाबंदी, जिसे हम मेहंदी लगाना कहते हैं, ये रस्म जो है वो दीवाने खास में अदा की गई थी, क्योंकि वही जो है निजी जो फेस्टिवल्स वगैरह होते थे वो बनाए जाते थे बेसिक। इसके साथ हम देखते हैं कि दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची और मेवे भी बांटे गए थे। विवाह पे लगभग 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से और 16 लाख रुपए जहां आरा और शेष दुल्हन की माँ द्वारा दिए गए थे। ठीक है, मतलब कि इससे हमें पता चलता है कि उस समय महिलाएं भी धन पे जो है अपने एक तरीके से अधिकार रखती थी, तभी तो जहां आरा दुल्हन की माँ जो है पैसे खर्च कर पा रही है। क्लियर। इसके साथ आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं कि पदवियाँ और उपहार और भेंट मुगल दरबार में गहरे रूप से जुड़े हुए थे। कि पदवियाँ और उपहार जो है बहुत ज़्यादा उस समय दी जाती थी, गिफ्ट्स का जो बहुत ज़्यादा फैशन था वहाँ पे। जैसे हमने ऊपर देखा है कि राजकुमारी नादिरा को जितने भी गिफ्ट शादी में मिलते हैं उसकी एक जो है प्रदर्शनी लगाई जाती है दीवाने आम में, जिसको हर कोई देखने आता है। तो इसमें देखते हैं हम कि राज्याभिषेक, बेसिकली जब राजा की जो है उसे गद्दी सौंपी जाती थी, तो राज्याभिषेक के समय किसी शत्रु पर विजय के बाद या मुगल बादशाह जो है इस सिचुएशन में मुगल जो बादशाह होते थे वो बड़ी बड़ी पदवियाँ जो है टाइटल जो है ग्रहण करते थे। मुगल सिक्कों पर राजसी नयाचार, मतलब कि
राजा के बारे में लिखा होता था और राजा ने जितनी पदवी दी ग्रहण की है वो पूरी पदवी जो है लिखी होती थी। इसके साथ योग्य व्यक्तियों को भी पदवियां दी जाती थी, जैसे तानसेन या बीरबल वगैरह को दी जाती थी। राजतंत्र में एक महत्वपूर्ण जो है काम होता था और दरबारी पदानुक्रम में जो है किसी व्यक्ति को उन्नति की जाती थी तो उसे उसकी पदवी से ही जाना जाता था, कि उसकी पदवी से पता चलेगा कि वो राजा के कितने करीब है या किस पद पर है। ठीक है, उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली जो एक एग्जाम्पल है कि आसफ खां को जो है एक पदवी जो है दी गई थी, जिसकी शुरुआत बेसिकली कहा जाता है कि पैगंबर के जो कल्पित मंत्री था सुलेमान, उससे हुई थी। आगे चलते हैं कि औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजात जय सिंह और जसवंत सिंह को भी जो है मिर्जा राजा की पदवी अपने दो मंत्रियों को दी हुई थी औरंगजेब ने। इसके साथ पदवियां दो तरीके से मिलती थी, या तो उसे अर्जित करो मतलब कमाओ, या तो उसे खरीद लो। ठीक है, पैसे देकर उसे राजा को पैसे दिए जाते थे और खरीद लिया जाता था। मीर खान के बारे में पता चलता है कि मीर खान ने अपने नाम के साथ अलीफ अर्थात अ अक्षर लगाकर अमीर खान उसे कर लिया था और इस चीज़ के लिए उसने औरंगजेब को जो है 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, मुगल कालीन शासक विशेष उपहार प्रदान करते थे, जैसे जामा जो है वो उपहार प्रस्तुत करते थे। जामा बेसिकली कोई भी ऐसी पोशाक होती थी जिसको राजा ने पहना था और उसके बाद वो अपने किसी को भी गिफ्ट कर देगा, तो ऐसा माना जाता था कि जिसको उसने गिफ्ट किया है उसके ऊपर राजा का या बादशाह का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती थी जो जामा था। ठीक है, इसके साथ सरप्पा होता था सर से पांव तक। बेसिकली इस चीज़ में जामा, पगड़ी और पटका ये तीनों चीज़ें आ जाती थी और ये उपहार के हिस्से होते थे। नेक्स्ट है बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण। बेसिकली अगर आप लोगों ने सीरियल वगैरह पुराने देखे हो तो इसमें जब भी कोई गुड न्यूज़ लेकर दासी आती है तो राजा अपने गले से एक हार उतार के उसको दे देता है। तो ये रत्न जड़ित जो आभूषण होते, जो कीमती आभूषण थे, वो भी दे दिया जाता था। बादशाह बहुत खास परिस्थितियों में जो है मंजरियों वाला रत्न जड़ित जो गहने थे उसे जो है पद्म उपहार के रूप में प्रदान करते थे। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ से नहीं जाता था। बादशाह के पास अगर कोई दरबारी गया तो ऐसा नहीं है कि राजा उसे खाली हाथ भेज देता था, कुछ ना कुछ उसे जो है नज्र के रूप में या तो धन देता था या पेशकश में मोटी रकम देता था। मतलब कुछ ना कुछ जो दरबारी है उसको लेकर ही जाएगा वो। ठीक है, गिफ्ट के रूप में। राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। राजदूत जो है बेसिकली प्रतिद्वंदी राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौते करवाते थे और इसके लिए भी उन्हें उपहार दिए जाते थे। उपहार प्रतीक के रूप में होते थे कि हाँ, उस चीज़ को उन्होंने, वो जो दूत आया है जिस संधि का प्रस्ताव लेकर, उसे एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम टॉमस रो का, जिसके बारे में हमने पीछे ही पढ़ा है, टॉमस रो की बात करते हैं तो उसको इस बात से बहुत निराशा हुई थी कि उसने आसिफ खां को जो अंगूठी भेंट की थी वह उसे केवल इसलिए वापस कर दी कि वो बहुत सस्ती थी, 400 रुपये की थी। ठीक है, तो बहुमूल्य वस्तुएं जो है गिफ्ट के रूप में देने की प्रथा थी उस समय। इसके साथ आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की अब पहचान करते हैं कि राजत्व का बेसिकली अर्थ क्या होता है, राजा का महत्व, राजा की इंपॉर्टेंस। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जो हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ी है, जैसे अभिवादन के तरीकों से जो है उसकी महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती थी। ठीक है, दूसरा है शिष्टाचार। शिष्टाचार जो है बोलने के तरीके और उसके जो है उसके अभिवादन के तरीके में जो है दिखता था और इसका उल्लंघन करने पे जो है दंडित किया जाता था। नेक्स्ट है उपहार। राजा के पास जो भी दरबारी वगैरह होते थे वो उपहार जो है अवश्य लेकर जाते थे और इसके साथ साथ राजा भी जो है अपने दरबारियों को उपहार देता था। कभी भी कोई दरबारी राजा के यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता था। पदवियां, राज्य अभिषेक और युद्ध जीतने पर राजा जो है अलग अलग पदवियां ग्रहण करते थे, उन्हें नवाजा जाता था। दरबारियों की स्थिति, यह मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि दरबार में जो राजा के जितने करीब है वो राजा के लिए उतना इंपॉर्टेंट है, वो उसके उतना नज़दीक है। तो दरबारियों की, जो दरबार में बैठने वाले मंत्री है, उनकी जो स्थिति, जो कंडीशन होगी, उससे भी राजा के पता चलेगा राजा की महत्ता का। नेक्स्ट है बादशाह के दरबार में आने वाले बिना उसकी इजाज़त के कोई भी दरबारी अपनी जगह से हिले नहीं सकता था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट था कि राजा इम्पॉर्टेंट है तभी तो उसके लिए जो है परमिशन की ज़रूरत है। जैसे आप टीचर क्लास में बैठते हो तो आपको टीचर से परमिशन लेनी पड़ती है ना पानी पीने के लिए भी, तो ये वही हाल है। नेक्स्ट चलते हैं धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य में बादशाह अक्सर जो है धार्मिक कृत्यों से जुड़े हुए होते थे, जैसे मंदिर बनवाना, मंदिर मस्जिदों का निर्माण करवाना, या झरोखा दर्शन, जिसमें बादशाह जो है दीवाने आम लगाया करते थे और हर किसी को जो है अपने दर्शन दिया करते थे, या सूर्योदय की धार्मिक प्रार्थनाएं जो दिन की शुरुआत से ही वो करते थे। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण, या जो अभिजात वर्ग है मुगलों के समय में उनकी क्या जो है विशेषताएं थी।
सबसे पहले मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य में प्रशासनिक तंत्र, एक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो है प्रॉपर तरीके से चला रखा था, जैसे किसी भी कॉलेज या किसी भी संगठन को चलाने के लिए जरूरी होता है। इतिहासकारों ने जो है सामूहिक रूप से ये जो पूरा तंत्र है इसको अभिजात वर्ग कहा जाता था, क्योंकि जब इसे राजा ने अपॉइंट किया तो वो सीधी सी बात है उन्हें सैलरी देते थे पर मंथ के हिसाब से, और जिसकी वजह से ये जो लोग होते थे, जो प्रशासनिक तंत्र में से जुड़े हुए लोग थे, वो बहुत अमीर हो गए थे। तो अभिजात वर्ग का मतलब ही है ऐसे लोग जो अमीर है, जो संपन्न है। अभिजात वर्ग में भर्ती बेसिकली अलग अलग जातियाँ, मतलब अलग अलग जातियों के समूह से की जाती थी, धार्मिक समूह के अलग अलग लोग थे। अगर मैं अकबर का ही एग्जांपल लेती हूँ तो आप देखते हो कि उसके मंत्रिमंडल में जो है हिंदू धर्म से भी लोग थे, है ना। तो ऐसे अलग अलग धार्मिक समूह, जाति के समूह से थे, और कोई भी दल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा या शक्तिशाली नहीं होता था, क्योंकि शासन तंत्र को अगर ऐसा होगा तो वो चुनौती दे पाएगा, ठीक है, उसको जो है चैलेंज कर पाएगा। मुगलों के अधिकारी वर्ग में गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया। गुलदस्ते का मतलब क्या है? गुलदस्ता क्या होता है? जिसमें अलग अलग तरह के फूल होते हैं। उसी तरीके से जो मुगलों का साम्राज्य था उसमें अलग अलग जाति, साम्राज्य या देश से जो है लोग आए हुए होते थे। जैसे ईरानी अभिजात भी थे, तुरानी अभिजात भी थे जो राजा के सेवा में उपस्थित थे, तो एक जैसे लोग नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट है 1560 में भारतीय समुदाय के राजपूतों भी अभिजात वर्ग में, मतलब जो भारत के जो राजपूत है वो भी उस गुलदस्ते का हिस्सा बने 50-60 के बाद। अम्बेर के राजा जहाँ भारमल कछवाहा थे सॉरी, तो उनकी पुत्री जो जोधाबाई है उनका अकबर से विवाह हुआ था, तो ये भी जो है उस गुलदस्ते का हिस्सा बन गए थे, ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं हम। शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जाति के सदस्यों भी जो है उनका भी पदोन्नत किया जाता था, उन्हें मनसबदारी दी जाती थी। बेसिकली टोडरमल को भी जो है मनसबदारी अकबर को दी गई थी। तो बहुत सारे मनसबदारी बेसिकली एक इलाके की जो है जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको टैक्स बस इकट्ठा करके एक हिस्सा जो है उसको राजा को देना है। नेक्स्ट चलते हैं कि सिर्फ अकबर ही नहीं बल्कि जहांगीर ने भी ईरानियों को ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए थे। जहांगीर की राजनीतिक रूप से जो है एक तरीके से जो रानी थी नूरजहां, वो ईरानी थी। औरंगजेब ने राजपूतों को भी उच्च पद दिए थे। तो मतलब ऐसा नहीं देखते कि हम सिर्फ अकबर के टाइम पे ये चीज़ें, ये गुलदस्ता बना हुआ था, बल्कि ये दूसरे उसके आने वाली पीढ़ियों ने भी इस चीज़ को एज इट इज़ जो है एक्सेप्ट किया था। इसके साथ देखते हैं कि मनसब दो तरीके से दिए जाते थे। जात, पहला शाही पदानुक्रम में अधिकारी मनसबदार के पद और वेतन का सूचक होता था, और दूसरा है सवार। जात का मतलब है कि जात जिस भी हो उसको दी जाएगी, तो उस मनसबदार का जो है वेतन निश्चित होगा, ठीक है, उसका पद जो है निश्चित कर दिया जाएगा। और सवार में सूचित करते थे कि उसे सेवा में कितने घुड़सवार रखने की उम्मीद की जाती है, कितने घुड़सवार सेना रखने की या सैनिक रखने की उसके एक तरीके से परमिशन है। घोड़ों की संख्या के मुताबिक ही मनसबदारों की आय जो है, इनकम जो है निर्धारित होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अभिजात वर्ग के लोग केवल प्रशासनिक ही नहीं बल्कि सैन्य अभियानों में भी भाग लेते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते थे कि टैक्स वगैरह इकट्ठा करना, कानून बनाना, बल्कि जब सेना अभियान चलाती थी, जब दूसरे जगहों पे अटैक किए जाते थे, तो उसमें भी हथियारों के जरिए, अपने घुड़सवार कमांडरों के जरिए या खुद युद्ध लड़के जो है उनमें प्रशिक्षण भी देते थे सैनिकों को, ताकि जब ज़रूरत हो तो उसके एक तरीके से वो यूज़ कर सके सेना को। इसके साथ मनसब जो है निरीक्षण करते थे सेना का, राज्य की सुरक्षा प्रदान करते थे। ये सारे काम जो है अभिजात वर्ग किया करते थे। इसके साथ अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा, शक्ति, धन और उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया था। मतलब कि शाही सेवा किस चीज़ का जरिया था? क्या चीज़ें उन्हें उसके बदले में मिलती थी राजा की सेवा करके? एक धन मिलता था और दूसरा प्रतिष्ठा मिलती थी। अभिजात वर्ग के शासकों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव जो है वो स्थापित कर पाते थे। अभिजात वर्ग कोशिश करते थे कि राजा पे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इफेक्ट डाल सके, अपना एक तरीके से इम्प्रेशन जमा सके, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। और इसके लिए वो क्या करते थे? साम्राज्य की रक्षा करते थे, शासक को सेवा प्रदान करते थे, सैन्य अभियानों में भाग लेते थे, शासक को के आदेश को सुनते थे और मानते भी थे, ठीक है। और दरबारों की बैठकों की तिथि निर्धारित करते थे, उसमें क्या क्या होगा ये सब तय करते थे, सूचनाओं की नकल तैयार करते थे और उन्हें समय पर जो है इंफॉर्मेशन वगैरह राजा तक पहुंचाते थे। इसके साथ अगला पॉइंट देखते हुए, प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम को सार्वजनिक सभा में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करते थे। दिन रात बादशाह और उसके घरानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते थे, मतलब वो महल में ही रहते थे। क्लियर। इसके साथ आगे देखते हैं, अभिजात और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधित्व, जैसे वकील, दरबार की बैठकों, पहर की तिथि और समय के साथ उच्च दरबार के समाचार, जैसे अखबारात है दरबार मुअल्ला के शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण दिया जाता था, ठीक है।
राजधानी के बाहर तैनात अभिजातों के प्रतिनिधि और राजपूत कुमार या अधीनस्थ शासक बड़े मनोयोग से इन उद्घोषणाओं की नकल तैयार करते थे। मतलब जो भी अनाउंसमेंट राजा द्वारा की जाती थी उसकी नकल जो है की जाती थी। उसके बाद संदेशवाहकों द्वारा अलग अलग जगहों पे उसे भेजा जाता था, क्योंकि एक ही जगह तो मुगल साम्राज्य नहीं था ना। सार्वजनिक समाचार के जरिए पूरा साम्राज्य को जो है इसको सूचना तंत्र से जो है जोड़ा हुआ था उन्होंने, और ये सूचनाएं बहुत तेजी से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। क्लियर? ये संदेश वाहक इन्होंने ऑलरेडी तैनात कर रखे थे। आगे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज के लिए आपका, और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। मुगल प्रांतीय शासन के मुख्य अभिलक्षणों की व्याख्या करो। प्रांत जो थे, ये बात याद रखना, किसी भी जगह को जो है अगर आप सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं वहाँ का शासन, तो आप एक प्रांत को जो है, एक जगह को जो है सिर्फ तभी सुचारू रूप से चला सकते हैं जब आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और हर जगह एक व्यक्ति को तैनात कर दो जो वहाँ के जो है देखभाल करे, जैसे मनसबदारी जो है शुरू की गई थी। क्लियर? तो यही चीज़ थी कि केंद्र के शासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र को जो है प्रांतों में डिवाइड किया गया था, डिस्ट्रिक्ट में जो है छोटे छोटे, और हर प्रांतों की सरकारों में विभाजित कर दिया गया था। सरकारों को परगनों में और फिर परगनों को ग्राम में या गांव में बांट दिया गया था। मतलब जैसे हम आज के अगर मॉडर्न इंडिया की बात करूँ तो मॉडर्न इंडिया को भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है। एक पूरा इंडिया है, फिर स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइड किया गया, फिर पंचायत या ब्लॉक्स है। तो अलग अलग जो है स्तरों पे जो है बांट दिया गया, और हर एक स्तर पे एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, प्रशासनिक तंत्र है जो उसकी देखभाल करता है। वैसे ही यही चीज़ के जो मुगल साम्राज्य है उसमें भी की गई थी। ठीक है? केंद्र को जो है 12 प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों में जो है अलग अलग सरकारें होती थी और उसको भी परगनों में बांट दिया गया था, परगनों को फिर गाँव में बांटा गया था। ठीक है? इसके साथ सरकार जो है विस्तार करने के लिए फौजदारों की नियुक्ति भी करती थी कि अपना साम्राज्य और ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए वो जो है सैनिक नियुक्त करती थी। और फौजदार आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है बहुत सारे घुड़सवार जो है फौज या तोपचियों को अपने साथ रखते थे। परगना पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख करने के लिए 3 अधिकारी, मतलब परगना स्तर पे 3 अधिकारी जो है नियुक्त किए गए थे। सबसे पहला कानूनगो होता था जो राजस्व का ब्यौरा रखता था। दूसरा चौधरी होता था जो राजस्व को संग्रहित करता था, मतलब इकट्ठा करता था। और तीसरा काजी होता था जो न्यायिक कार्य करता था, जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम। गांव की व्यवस्था करने के लिए पंचायत बनाई गई थी। मतलब गांव में जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगी वो कहाँ जाके सॉर्ट आउट की जाएगी? पंचायत में की जाएगी। ठीक है? जैसे आज की डेट में भी पंचायत हमारे जो लोकल लेवल पे गांव में है वही हाल है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रांतों के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों, सहायता समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक, सूबेदार, दीवाने, सद्र और आदि अधिकारी होते थे, ताकि ये इनके कार्य को जो है सुचारू रूप से चला सके। ठीक है? ताकि हर एक जितना भी टैक्स आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसने कितना दिया है, कितना कलेक्शन हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तक के लिए जो है ये सारे अधिकारी कार्य करते थे। क्लियर? और लास्ट पॉइंट अगर मैं देखूँ तो राजा को राजभाषा था, शासन की भाषा फारसी को जो है राजभाषा बना दिया गया था, शासन की भाषा थी। और सारे जितने भी लेखन का कार्य होता था वो फारसी में ही होता था, क्योंकि ऐसे स्थान जहाँ फारसी नहीं जानी जाती थी वहाँ स्थानीय भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। अकबर जो मुगल साम्राज्य उन्होंने इतनी छूट दे रखी थी। जैसे आज भी ऐसा होता है ना कि अगर साउथ साइड में या केरल या कर्नाटक में जो है हम हिंदी नहीं जानते हैं वहाँ के लोग, तो वहाँ पे जो है उनकी स्थानीय लोकल भाषा में उनको कार्य करने की परमिशन है। वैसे ही मुगल साम्राज्य में भी जिस जगहों पे फारसी भाषा नहीं जानी जाती है वहाँ उनकी लोकल लैंग्वेज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो प्रशासनिक कार्य है वो किए जाते थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।